नमस्कार। जैसे जैसे दिसंबर परवान पर चढ़ रहा है और 6 दिसंबर बीतती जा रही है, वैसे ही वैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव की गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं। चुनाव का की जो पल्स है वो धधकाती जा रही है और इस पल्स को समझने का काम काफी वर्षों से 2 दशक से ज्यादा यशवंत देशमुख और उनकी टीम ने किया है, सी वोटर्स की टीम ने किया है और वो नियमित रूप से एबीपी समेत हम कई चैनलों पर उसपे इस को लेकर के बातचीत करते रहते हैं, लिखते रहते हैं। यशवंत जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए आपने समय निकाला। अब जब उत्तर प्रदेश की गंगा, यमुना, सरयू और गोमती में इतना पानी बह चुका है इधर हाल के दिनों में, आपको कितना बदलाव नजर आ रहा है पिछले 3 महीने से और आज तक में? और खास तौर से फिर मैं वही दोहराऊंगा कि 6 दिसंबर की तारीख बहुत महत्वपूर्ण है और उसके बाद आपको क्या लगता है कि फ्लो किस तरीके से रहेगा इन नदियों का, लोगों के मूड का? जी, यशवंत जी। देखिए 3 महीने में जो ट्रैकर में मोटे तौर पे कुछ ये सब बात समझ में आई वो ये कि एक तो जो महागठबंधन का एक एक्सपेरिमेंट हुआ था बीजेपी के अगेंस्ट में 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा साथ में लड़े थे, तो एक अपोजिशन का मेजर पोलराइजेशन हो गया था और वो करीब 40% का एक ब्लॉक उनका बना था। उस 40% के ब्लॉक में मोटे तौर पर 20% सपा और 20% बसपा इनका अपना वोट शेयर का जुड़ाव था। अब ये जब अलग अलग लड़े तो ये स्वाभाविक सी बात है, आकलन ये होता कि 20% इनका 20% उनका, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ट्रैकर में पहली बात ये समझ में आई कि ये जब अलग अलग हुए तो ये 20-20 अलग नहीं हुए, 30 और 10 में अलग हुए। इसका मतलब ये है कि 40 में से 30 अब जा रहे हैं सपा के साथ और केवल 10 रह जा रहे हैं बसपा के साथ में उस अपोजिशन ब्लॉक के। तो मतलब बहुत साफ है कि जो अपोजिशन वोटर है उत्तर प्रदेश का, उसने अपना ध्रुव एक तलाश लिया है, वो है समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन। इस गठबंधन से बीजेपी को कितना नुकसान हुआ, नफा हुआ, वो एक अलग विषय है, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ इतना जरूर समझ में आया कि बीजेपी का दरअसल वोट शेयर वो घट के लोकसभा के 50% के आसपास से घट के 46, 45, 44 करते करते बीच में घट के लगभग 39% तक गया और अब इस समय 40% के आसपास वो ओवर अराउंड कर रहा है। यानी उसका लोअर बेस 40% का, जिसे सर्किट हिट करना होता है वैसे कहते हैं, उस तरीके का सर्किट हिट कर गया है। दूसरी साइड में समाजवादी पार्टी का पिछले 3 महीने में जो हमारे ट्रैकर में जो 20-20 की स्प्लिट से 20 से बढ़कर 30 तक पहुंचा ग्राफ और 30, 31, 32, उस 30, 31, 32 के बाद में ऐसा लग रहा है कि वो अपर सर्किट हिट कर गया। यानी अब इसके जितनी स्पीड में 20 से 30, 32 तक पहुंचा, ये 40 और 20-20 का बंटवारा ना होकर कि 30-10 का बंटवारा हो गया, तो ये बात बहुत साफ थी। लेकिन इसमें बीजेपी को नुकसान कितना हो रहा है सीटों का, उसका ऊपर अगर आप जाएंगे तो दरअसल आप पाएंगे कि जो हमारे आकलन में सीटों का नुकसान लगातार ट्रैकर बता रहा है, उसमें लगभग आधे से ज्यादा सीटों का नुकसान केवल और केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हो रहा है, होने की आशंका है। बचे हुए उत्तर प्रदेश में उस तरीके के सीटों के नुकसान की आशंका बीजेपी को नहीं लग रही। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दरअसल समाजवादी पार्टी के लिए कितना भी हम चमत्कृत होकर बात कर लें, सच्चाई यह है कि वहां पे आरएलडी के साथ में उसका जो गठबंधन है, उस गठबंधन के चलते जाट मतदाताओं का जो एक उनके पक्ष में पोलराइजेशन हुआ, मुस्लिम मतदाता उनके पास में थे, तो उस गठबंधन को साथ में किसान आंदोलन के कारण एक जो पुश मिला, उसके चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रोहिलखंड में बीजेपी को नुकसान की संभावना दिख रही है और सपा से ज्यादा उसमें आरएलडी का योगदान होगा अगर उस तरीके का नुकसान होता है तो ये अभी तक का पानी जो बहा है वो इतना बहा है कि सपा और आरएलडी गठबंधन ये 32-33 का अपर सर्किट हिट कर रहा है और बीजेपी 39-40% का लोअर सर्किट हिट कर रहा है। बसपा और कांग्रेस लगभग मुकाबले के बाहर इस समय दिखाई दे रहे हैं। जी, आप ये कह रहे हैं कि बसपा और कांग्रेस मुकाबले के बाहर है, लेकिन वेस्टर्न यूपी ही एक ऐसा इलाका है जहां पर बसपा बहुत अच्छी स्थिति में रही है और उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता है। क्या वहां जो उसको बसपा के पास में 15 से 18% तक के वोट हैं, वो उसे कुछ सीटें दिला सकते हैं? या एक जो बड़ा सवाल है जो बहुत मोटे तौर पे कहा जा सकता है, जिसकी गणित कितनी सही है नहीं सही, आप ऐसे जो वोटों की गिनती गणित को समझते हैं वही लोग बता सकते हैं कि क्या
समाजवादी पार्टी और आरएलडी में गठजोड़ होने के बाद में वहां मतों का ध्रुवीकरण और ज्यादा होने की आशंका तो नहीं है? देखिए, बसपा का वेस्टर्न यूपी में निस्संदेह एक बड़ा हिस्सा रहा है। इसमें इसको इस तरह समझा सकता है कि ऐतिहासिक तौर पर उनकी सीटें इधर से आती रही क्योंकि यहाँ पर दलित पॉपुलेशन काफी ज्यादा रही है, जाटो मतदाता खासतौर पे कोर स्ट्रेंथ रहे हैं, लेकिन विनेबिलिटी उसकी तभी आ पाती है जब वहां पे मुस्लिम मतदाता उनके साथ में जाके लगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मतदाताओं का जो जनमानस है वो बसपा की ओर जाता हुआ नहीं दिख रहा है। वो काफी हद तक पश्चिम बंगाल में जैसे मुस्लिम मतदाताओं ने पूरी तरीके से ममता बनर्जी का रुख कर लिया था, और मिदनापुर और मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में भी कांग्रेस और लेफ्ट भी साफ हो गया उनके सपोर्ट के बगैर में, और पूरी सीटें वो पहली बार जाके ममता बनर्जी की झोली में गिरी। वैसा ही कुछ हद तक ध्रुवीकरण मुझे लगता है यूपी में भी इस बार होने की संभावना है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अधिकांश जगहों पर मुस्लिम मतदाता सपा के ही खाते में जाते हुए दिख रहे हैं। कुछ एक सीटें ऐसी होंगी जहां पे सपा का कैंडिडेट बीजेपी के सामने जीतने की स्थिति में न के बराबर दिखाई देगा। ऐसी कुछ जगहों पे अगर वहां कांग्रेस या बीएसपी का कैंडिडेट ज्यादा बेहतर हुआ तो शायद वो उन जगहों पे उन कैंडिडेट्स को जाएं वोटर, लेकिन संभावना उसकी फिलहाल बहुत कम दिखाई दे रही है ट्रैकर में। जी, दूसरा उसमें साथ में जुड़ा हुआ सवाल था कि क्या ध्रुवीकरण अगर बहुत साफ कहा जाए तो वो मुसलमान, क्योंकि मुस्लिम वोट पूरा एक तरफ जा रहा है, तो क्या ये भी आशंका जाट और मुस्लिम वोट एक होने की वजह से कुछ और वर्ग क्या दूसरी तरफ जुड़ने की भी आशंका है या संभावना है उसके? देखिए, नॉन यादव ओबीसी की बात बहुत ज्यादा हुई क्योंकि समाजवादी पार्टी का राजभर के साथ में अलायंस और बाकी साथ में अलायंस जो बात हो रही है, लेकिन अभी तक आंकड़ों में उसके कारण बहुत ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट का अंतर, जमीन आसमान का अंतर पड़ रहा हो ऐसा लग नहीं रहा। दूसरी बड़ी चीज हमको ये लग रही है कि जैसे जिस नैरेटिव के ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा हुई वो कि ब्राह्मण मतदाता नाराज हैं, इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात हो गई। और थोड़ा सा मुझे ये अजीब इसलिए लगता है क्योंकि इसके ऊपर जितना भी मीडिया में लिखा पढ़ा जा रहा है वो इस फैक्ट से इतर लिखा पढ़ा जा रहा है, जो फैक्ट है कि उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण मतदाता कुछ एक अलग मिजाज से वोट करता है। वो या तो बीजेपी को जाके वोट करता है या फिर गुस्सा के रुसिया के घर में बैठ जाता है। 2007 का एक अवसर था जब उसने मायावती को वोट किया, वो भी इस कारण से कि वो समाजवादी पार्टी को सत्ता में आने से रोकना चाहता था। तो वो कहीं कहीं पे अगर ब्राह्मण कैंडिडेट अच्छा मायावती ने दिया तो वहां पे चला जाएगा, कहीं बहुत अच्छा कैंडिडेट शायद अगर कांग्रेस के खाते से आ गया और बीजेपी से नाराजगी चला जाएगा। लेकिन मूलतः ब्राह्मण मतदाता बीजेपी का या तो बीजेपी को वोट देगा या फिर गुस्से में घर बैठेगा। तो वो चीज, ये दोनों ही चीजें परवान नहीं चढ़ रही। दिक्कत क्या हो रही है कि इस पूरे कैलकुलेशन में समाजवादी पार्टी का अपर सर्किट जब हम बोलते हैं 32-33 वाला, उसमें एक तो 3-3.5% आप आरएलडी का वोट जोड़ लीजिए, नंबर एक बात। दूसरी बात, अपोजिशन के स्फीयर में जी, जो अगर आप देखें कि भाई अब इसके बाद में समाजवादी पार्टी चाहे कि हम अपोजिशन का और वोट अपनी तरफ खींचे तो वो वोट कौन सा होगा? वो वोट नंबर एक मानिए मायावती जी के बहुजन समाज पार्टी की ओर जाए, तो बहुजन समाज पार्टी के पास में अब मूलतः केवल और केवल कोर उनके जाटव या मतदाता जो रह गए हैं, उनका जमीनी सच्चाई ये है कि उन कोर मतदाताओं की जमीनी संघर्ष जो है वो दरअसल जाटव संघर्ष या यादव जाटव संघर्ष, आप जानते हैं गांव का जो है वो सदियों से फ्रिक्शन उसका है। तो ये सोचना कि मायावती का जाटव मतदाता समाजवादी पार्टी को चला जाएगा बीजेपी को हराने के लिए, ये बहुत प्रैक्टिकल बात नहीं होगी अगर आप जमीन की राजनीति को समझते हैं, जानते हैं तो। हो सकता है वो समाजवादी पार्टी को हराने के लिए थोड़ा बहुत बीजेपी को चला जाए, लेकिन उल्टा नहीं होगा। तो ये प्रैक्टिकल लिमिटेशन सब समाजवादी पार्टी जो है वो अटेंड कर रही है और वो समझ रही है कि आखिर इसमें प्रैक्टिकल लिमिटेशंस में हम कितना अपना वोट अब हम आगे बढ़ा सकते हैं, कितना हम आगे जा सकते हैं, ये चीजें अब उसको काफी कठिनाई यहां से शायद, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा ही लगभग आंकड़े भी दिखा रहे हैं। जी, आपने कहा कि अखिलेश यादव को एक समाजवादी पार्टी का एक अपर सर्किट हो चुका है, 30 से 32-33 जो भी आप माने वो उसका हो चुका है। क्या ये इस तथ्य में भी कितनी जान है, सच्चाई है
कि अखिलेश यादव ने छोटे दलों से समझौता करके उसमें एक थोड़ी सी बढ़ोतरी पाई थी। क्या भारतीय जनता पार्टी ने उसमें देरी की? क्या ओम प्रकाश राजभर ऐसे लोगों के साथ में जो पहले उनके साथ थे, उनको थोड़ा मान सम्मान ना मिलने की वजह से ऐसा हुआ, या अति महत्वाकांक्षा राजभर ओम प्रकाश राजभर की रही, जिसकी वजह से धीरे धीरे छोटे दल समाजवादी पार्टी के पास ज्यादा आए, भारतीय जनता पार्टी के पास भी आए, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने बाद में कोशिश की, बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि राजभर दलों में भी 2-3 राजभर और पैदा किए, ताकि एक सुहेलदेव समाज की कई जगह मूर्तियां लगाई गई, बहुत सारे काम किए गए। तो उस गणित को आप कैसे देखते हैं कि कहाँ बीजेपी ने कमजोरी कर दी और जिसकी वजह से अखिलेश यादव का अपर सर्किट थोड़ा बढ़ा? देखिए, बीजेपी ने राजभर वाले एंगल को तो मिस किया, लेकिन अपना दल वाले एंगल को समय रहते संभाल लिया। तो कुर्मी मतदाताओं वाला एंगल तो संभाल लिया। अब एक सीट अगर आप छोड़ दीजिए, जो कि अनुप्रिया पटेल की बहन या राशि सोनेलाल जी की दूसरी बेटी जो है वो अगर लड़ गई, तो वो एक आधी सीट के उसमें जरूर कुछ कुर्मी मतदाता वहां चले जाएंगे परिवार के नाते। बट लार्जली मुझे लगता है कि अपना दल बीजेपी के कोएलिशन में कुर्मी मतदाता वहां बने रहेंगे। अब रही बात राजभर मतदाताओं की या और जो छोटी पार्टियों की, मुझे ऐसा मानना है, मेरा ऐसा मानना है खुद ही, कि 2019 के लोकसभा चुनाव के समय ये सारे बिगड़ान समीकरण के ऑलरेडी हो चुके थे। जिनको नुकसान, जिनको नाराज होना था वो नाराज हो चुके थे, जिनको जिस कैंप में जाना था वो ऑलरेडी जा चुके थे। तो ऐसा क्या है जो 2019 में हो गया और जो अभी नहीं हुआ? उसमें केवल और केवल जाट मतदाताओं का इक्वेशन आपको समझ में आएगा कि 2019 में जाट मतदाताओं ने बीजेपी को जम के वोट दिया था। 14 में, 17 में, 19 में जाट मतदाताओं की नाराजगी है, उसी का नुकसान अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। इसके बियॉन्ड छोटे जो ओबीसी मतदाताओं के जो अलग अलग पार्टियां हैं, निषादों की पार्टी है, ये सारे जो चीजें हैं, ये कैलकुलेशन में, इलेक्टोरल अरिथमेटिक में महत्वपूर्ण होती हैं, निस्संदेह महत्वपूर्ण होती हैं। लेकिन इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा कि बीजेपी का स्कोर घट के 40 से 35% हो जाएगा, ये नहीं दिख रहा है, ये होता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर उसका उतना ज्यादा इम्पैक्ट दिखता तो बीजेपी का आंकड़ा अब तक 35 आ जाता और समाजवादी पार्टी का आंकड़ा अब तक 40 चला जाता। वैसा होता नहीं दिख रहा है। तो ये लोअर सर्किट और अपर सर्किट की मैं बार बार बात कर रहा हूं, वो कहीं ना कहीं पिछले कुछ 2-3 हफ्तों में मुझे लग रहा है जैसे ना स्टेबलाइज हो गया है, और स्टेबलाइजेशन से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने कुछ शायद डैमेज कंट्रोल अपना कर लिया है। जी, अब बात कामकाज की, क्योंकि ये पूरा चुनाव मतलब मोदी के साथ साथ, मोदी के नाम के साथ साथ योगी के काम पर और योगी की छवि पर ज्यादा लड़ा जा रहा है। इसमें कोई मुझे लगता नहीं कि संदेह है, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी का उछाल है तो वो योगी की तथाकथित विफलता को लेकर के होगा, और अगर भाजपा का रिटेन रखा जा रहा है, भाजपा अपने आप को रिटेन रख पा रही है, तो योगी की छवि का उसमें एक बहुत बड़ा योगदान है, और खासतौर से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। अभी आपने सर्वे किया जिसमें ये बताया गया कि योगी से नाराज होने वालों की संख्या भी कम, शायद 33 है। क्या बड़ा नहीं लगता जो नाराज है? क्योंकि फिर जो नाराज नहीं है उसका आंकड़ा 30-31 है, बाकी कुछ कह नहीं सकते वाली स्थिति में है, वो कितना प्रभाव डालेगा? देखिए, 2014, 17 और 19 तीनों ही 2014 और 19 तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पे बीजेपी को मैंडेट मिला। 2017 का विधानसभा चुनाव भी दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के ही चेहरे पे वोट डाला गया। हाँ, बिल्कुल, उस समय कोई मुख्यमंत्री, हाँ जी। तो निस्संदेह योगी, मुख्यमंत्री योगी की छवि बीजेपी के कोर वोटर, हिंदुत्व वोटर को एक रास आई है, लेकिन उसके एक नुकसान भी है। उनका एक बहुत बड़ा यूएसपी जो है लॉ एंड ऑर्डर और माफिया राज को खत्म करना और एनकाउंटर्स करना, ये उनकी बहुत बड़ी पॉजिटिव छवि उनके काम आई। और स्वाभाविक सी बात है, उसमें एक कम्युनल एंगल भी, माफिया वाले में भी कम्युनल एंगल था, ये हम सब जानते हैं अच्छे से। लेकिन ओवरऑल गवर्नेंस यूपी का बहुत अच्छा रहा है, या गवर्नेंस में डिलीवरी हो गई है बहुत ज्यादा, ये थोड़ा सा संदेहास्पद है। और अंत में आप पाएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी का कैंपेन ही है जो वापस बीजेपी की नैया को पार लगाएगा। कारण उसका यह है कि जब आप फील्ड में जाइए और बात कीजिए
तो प्रधानमंत्री की जो 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 गरीब तबके को एम करती हुई जो स्कीम्स हैं बॉटम ऑफ द पिरामिड की, आप जाएंगे तो वो बोलते हैं घर मिला है, राशन मिला है, पैसा मिला है, वो बोलते हैं बात, ये आपका शौचालय बना है। और जो उज्ज्वला वाली योजना तो वो पीछे हो गई, मतलब वो उसका ऊपर एक वोट पड़ गया, लेकिन उसके इतर भी दूसरी पिछले 18 महीने 2 साल की जो राजनीति है, जो जो डिलीवरी है, उसमें ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स का बड़ा योगदान है। और उसके लिए गरीब तबका जो है उत्तर प्रदेश का, उसमें प्रधानमंत्री मोदी को सपोर्ट है। ये बात भी उतनी ही सच है जितना कि ये बात सच है कि उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ गुस्सा है, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए सपोर्ट है। तो दोनों बातें विरोधाभासी नहीं है। दोनों बातें विरोधाभासी इसलिए नहीं है क्योंकि अभी आप देखेंगे अगले 2 महीने में पूरी संभावना मुझे इस बात की लगती है कि अंत में प्रधानमंत्री जम के कैंपेन करने निकलेंगे, और कैंपेन करने में फिर उसमें 2 पहिए जो उनकी साइकिल के हैं, पहला पहिया हिंदुत्व का जो योगी के नाम पे चलेगा, दूसरा पहिया जो है विकास का जो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे चलेगा। लेकिन ताकत जो है वो, जैसा कि साइकिल में हम जानते हैं, ताकत जब हम लगाते हैं, पेडल मारते हैं, तो पीछे वाले पहिए को ही चेन लगा के चलती है। तो विकास के नाम पे जन अंत में वोट पड़ेगा तो पड़ेगा, केवल हिंदुत्व के नाम पर मैंडेट नहीं मिलने वाला। आपने साइकिल का जिक्र किया, पहिए का जिक्र किया, चाल का जिक्र किया, तो क्या समाजवादी पार्टी की साइकिल अब जो आ गई है वो पूरी रफ्तार पे है? भारतीय जनता पार्टी के पास तो अभी बहुत सारे पत्ते खुलने बाकी हैं, अमित शाह हैं, नरेंद्र मोदी हैं, और बहुत सारे वायदे, बहुत सारे तरकीब, बहुत सारी बातें हैं। क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी जितने पत्ते खेलना चाहती थी वो खेल चुकी है? क्योंकि अब उनके लिए एक मुश्किल चरण भी आने वाले हैं बाद में, खासतौर से सीटों के बंटवारे को लेकर के। जब चीजें हैं कि कार्यकर्ता बहुत सारे हैं, टिकट वाले बहुत सारे हैं, और जो लोग आपने दल छोटे छोटे जोड़ रहे हैं वो बहुत सारे हैं। कांग्रेस किस तरीके से काम करती है वो एक अलग है, मामला है। तो आपको क्या लगता है, समाजवादी पार्टी का ये लगभग शिखर है? जो आप अपर सर्किट बार बार शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपर सर्किट ही है, या इसमें कुछ संभावना नजर आती है? अब आप ये देखिए कि पिछले अगर आप 2-3 दिनों का कैंपेन देखें तो अखिलेश यादव जी की सभा में उनका मुख्य अटैक बीजेपी के ऊपर नहीं है, कांग्रेस के ऊपर है। आप ये देखें कि लगातार उनके जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, कांग्रेस को 0 सीट आएगी, कांग्रेस सर, वो क्यों दे रहे हैं स्टेटमेंट? वो स्टेटमेंट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि कांग्रेस को मिलने वाला जितना भी वोट है वो दरअसल अगर उसका कुछ हिस्सा इनको मिल जाए तो इनका वोट शेयर बढ़ सकता है। तो लगातार वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं जनता को कहने के लिए कि कांग्रेस को 0 सीट आएगी, कांग्रेस रेस में नहीं है, लाइक दैट। और कांग्रेस का यह है कि जो भी उसके पास में 7-8% वोट हैं, दरअसल वो केवल ऐसे वोट नहीं है कि वो एंटी बीजेपी हैं, वो उसमें बहुत सारे एंटी सपा वोट भी हैं, अगड़ी जाति के भी वोट हैं। कांग्रेस का जो एक बेसिक तितरफा बंटवारा था उनके पाई का, 1/3 मुसलमान, 1/3 दलित और 1/3 सवर्ण, ये कांग्रेस की 70 साल की राजनीति उत्तर प्रदेश की रही है। अब उसमें अगर जो कुछ भी उनके वोट आने वाले हैं उसमें से एक हिस्सा माइनॉरिटीज का तो जा सकता है, लेकिन अगर कांग्रेस का मेल्टडाउन होता है तो अखिलेश जी को यह भी समझना पड़ेगा कि उसमें कुछ हिस्सा ऐसा भी है जो एंटी सपा है, हो सकता है वो बीजेपी को चला जाए। तो कांग्रेस दुधारी तलवार है, कांग्रेस का बढ़ना भी बीजेपी सपा दोनों के लिए एक 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 अजीब ढंग का नुकसान है, और कांग्रेस का घटना भी दोनों के लिए अजीब ढंग का नुकसान है। ऐसा नहीं कि कोई एक ही तरफ कांग्रेस का मेल्टडाउन जाएगा। तो अखिलेश यादव जी के साथ में ये दिक्कत आने वाली है कि उनको शायद आगे पीछे ये महसूस होगा, जो कई वरिष्ठ पत्रकार जिस ओर इशारा कर रहे थे और मेंशन भी कर रहे थे कि शायद वो जो जिसे कहते हैं कि वो उन्होंने अपनी पारी बड़ी देर से शुरू की, उसके जो भी कारण रहे हों उनके तमाम कारण गिनाए जाते हैं, लेकिन खासतौर पे पिछले 1 साल में जिस समय किसान आंदोलन परवान पे था, जिस समय कोविड वाला समस्या परवान पे थी, उस समय जिस तरीके का एक्टिव अपोजिशन दिखना चाहिए था प्रदेश में, वैसा एक्टिव अपोजिशन दिखाई नहीं दिया। और ये कुछ वैसा है T20 के मैच में जिसमें पहले के 10 ओवर आपने बहुत ही टुक टुक करके खेले हों, बाद में फॉर्म में भी आ गए हों, लेकिन अंतिम ओवर आते आते आस्किंग रेट इतनी ज्यादा हो गई है कि शायद वहां पे जाकर के अब दिक्कत आने वाली है। ये थोड़ा अभी तो सर समय है, राजनीति में बहुत कुछ बदल जाता है 1 हफ्ते में, और अभी 2 महीने बाकी हैं पूरे चुनाव में, 2 से ढाई महीने।
लेकिन एक मेरा व्यक्तिगत आकलन ये है आंकड़ों को देखते हुए कि शायद ये जो उभार है, ये उभार अभी से 6 महीने पहले आ जाता तो इसके ऊपर और क्या करना है, इस चीज के ऊपर बिल्कुल की राजनीति शायद अखिलेश यादव अभी बेहतर ज्यादा कर रहे होते। जी। एक कांग्रेस में जैसा जिसका आपने जरा सा जिक्र किया था, कांग्रेस जहां 6% पे खड़ी थी वो अब 9% के आसपास है। क्या उसका क्रेडिट प्रियंका गांधी को दिया जाना चाहिए? क्या कांग्रेस कार्यकर्ता उस पे काफी सक्रिय दिखते हैं या और उनकी सक्रियता के बढ़ाव की संभावना है? क्या कांग्रेस 7 सीटों से 203 की विधानसभा में 7 से आगे कुछ कितना आगे तक बढ़ सकती है? इन सब पर आपको क्या लगता है? देखिए, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, जब ट्रैकर शुरू हुआ था साल भर पहले भी हम लोग ने देखा था कि कांग्रेस की गति जो थी वो 4%, 3.5%, 4.5% तक पहुंच गई थी। और कांग्रेस का मौलिक जो वहां पे गई मरी हालत में भी वोट शेयर है उत्तर प्रदेश में, वो तकरीबन 10% का रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस का 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7% पहुंचना दरअसल ये वैसा है जो अपने ही खोए हुए वोट को थोड़ा बहुत वापस पाना है। इसमें सीटों का बहुत बड़ा उनको कोई इजाफा होगा ऐसा होता दिखता नहीं। दरअसल उंगलियों पे गिन सकते हैं सीटें कांग्रेस की, इतनी कम सीटें हैं जहां पे अभी वो दिखाई देती हैं। और रायबरेली में अदिति सिंह उनका दामन छोड़ के चली गई, एक सीट वो चली गई। रायबरेली अमेठी की पूरी बेल्ट में कांग्रेस कंपटीशन में नहीं दिखाई देगी। आप प्रमोद तिवारी जी की एक सीट को, जो उनकी व्यक्तिगत सीट है प्रतापगढ़ में, वो अगर आप छोड़ दीजिए तो कांग्रेस के लिए दूसरी सीट श्योर सीट, शॉर्ट सीट जो कहते हैं, वो ढूंढना भी काफी कठिन काम हो जाएगा 403 सीटों में। लेकिन इतना जरूर है, प्रियंका गांधी जी को इस बात का श्रेय देना चाहिए कि एक बिल्कुल मृतप्राय कांग्रेस में थोड़ा बहुत जो कुछ भी जान अभी दिख रही है वो उनके दौड़ भाग करने के कारण दिख रही है। और एक्चुअली मैं वहीं पर मैं वापस आऊंगा जो मैंने अखिलेश से के लिए आपके लिए बात की थी आपसे, कि प्रियंका गांधी अगर इतना दौड़ भाग करके कांग्रेस जैसे पार्टी में भी थोड़े बहुत प्राण फूंक सकती है वोट शेयर के लिहाज से, तो अगर अखिलेश थोड़ा बहुत उस समय हल्ला गुल्ला मचाने में और थोड़ी सी बाहर निकलने में लग गए होते तो उनके पास में वोट शेयर का इंपैक्ट ज्यादा बड़ा आ सकता था उनकी पार्टी को। और उसके लिए अभी लग रहा है कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि देर हो गई। जी। एक ये सवाल जरूर उठता है कि मंदिर जो बन रहा है और जल्दी ही बन जाएगा, ये कितना बड़ा मुद्दा रहा है चुनाव में या रहने की संभावना आपको नजर आती है विधानसभा चुनाव में? देखिए, मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा था, है और रहेगा। और मंदिर जो है वो हिंदुत्व से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन क्या वो इलेक्टोरल मुद्दा उतना ही बड़ा रहेगा, इसमें मेरा थोड़ा सा मुझे मुझे डाइसी लग रहा है। क्योंकि लोग अब विकास या बाकी मुद्दे पे ज्यादा वोट देना चाहते हैं, इन चीजों पे वोट थोड़ा कम देना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मंदिर बनने का श्रेय बीजेपी को नहीं मिलेगा या हिंदुत्व का कोर वोटर बीजेपी को नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और ये जो बीजेपी के कोर वोटर में से जो रिलेटेड मुद्दे हैं, 370 हो, मंदिर हो, कॉमन सिविल कोड हो, इन चीजों के ऊपर इन सरकारों ने डिलीवर किया है। मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने डिलीवर किया है और उन चीजों के ऊपर उनका जो जो कोर वोटर है वो उन्हें मिलेगा, पड़ेगा भी। लेकिन केवल मंदिर के कारण वो विनिंग एज आ जाएगी, ये कहना गलत होगा, उचित नहीं होगा। क्योंकि जैसा कि मैंने एक बार आपसे चर्चा में बोला था कि 1989 के बाद की राजनीति में 91 में जब कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार पहली बार उत्तर प्रदेश में आई थी, तो हिंदुत्व का चरम पीक लहर थी वो, बिल्कुल। और उस पीक लहर में भी मुश्किल से 30% वोट बीजेपी को मिले थे, पीक लहर में। तो इसका मतलब हिंदुत्व की राजनीति जो है वो 30%, 32% पे आके रुक जाती है। उस 30%, 32% की राजनीति को अगर नरेंद्र मोदी 40% और 50% तक ले गए तो उसका कारण हिंदुत्व की राजनीति नहीं थी। क्योंकि ये पोलराइजेशन 91 वाला पोलराइजेशन जो पीक था उससे कम ही है, उससे ज्यादा नहीं। हिंदुत्व का मैंडेट 91 का था। उसके ऊपर जितना भी सरप्लस वोट नरेंद्र मोदी को मिला वो विकास के नाम पर मिला, डिलीवरी के नाम पर मिला, गवर्नेंस के नाम पर मिला। और उन्होंने कहीं ना कहीं उस वोट को इंटैक्ट रखा। देखिए, 2017 से 2019 के बीच में बीजेपी के ऑलमोस्ट 10% वोट लोकसभा में नरेंद्र मोदी ने अपने नाम पे बढ़ा दिए, 50% तक वो वोट शेयर ले गए। तो वो विशुद्ध रूप से डेवलपमेंट का वोट था, वो कोई हिंदुत्व का वोट नहीं था। लेकिन ये बात कहीं मुझे लगता है कि शायद बीजेपी के पॉलिसी मेकर्स कहीं इस बात को ये ना भूल जाएं
कि उनके जो असली वोट आए हैं वो उस गरीब तबके, सर्वहारा, जो नीचे, जो बॉटम ऑफ द पिरामिड को जो भी स्कीम्स, नरेंद्र मोदी की स्कीम से फायदा मिला है इस समय, उसके कारण आ रहे हैं। और जीतने का उनका योग भी अगर बनेगा तो उनके कारण बनेगा। कोई हिंदुत्व से उनको विनिंग एज नहीं मिलने वाला है। हिंदुत्व उनका बेस है, लेकिन विनिंग एज उनका जो है वो डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स ही रहेगी। अगर उसमें वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे, वहां पे कुछ लोचा करेंगे, कुछ पीछे रहेंगे, कमतर रहेंगे, गलतफहमी का शिकार होंगे, तो इसका उनको नुकसान होगा। जी, एक अंतिम सवाल और भी है, वो ये है कि क्या सामाजिक समीकरण अभी उसी तरीके से काम कर रहे हैं जैसे 2017 में कर रहे थे, जैसे 2019 में कर रहे थे, या विकास के काम होने या नहीं होने ने उन समीकरणों को झकझोरा है? देखिए, सामाजिक समीकरण उत्तर प्रदेश का या बिहार का, जब हम नॉर्थ की बात करते हैं तो हम लोग जात पात इस सब के इक्वेशंस के ऊपर जाते हैं। उनका महत्व है, उनको कम नहीं किया जा सकता, लेकिन साथ में इतना कुछ बदल रहा है उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज की तारीख में दो सबसे बड़े वोट जो बैंक जो बन गए हैं भारत में और उत्तर प्रदेश में भी, वो उसमें से एक महिलाओं का वोट बैंक है, दूसरा युवाओं का वोट बैंक है। ये वोट बैंक जो है जाति और धर्म के बियॉन्ड जाके भी काम करते हैं। और पिछले 10 सालों में हम जानते हैं कि महिलाओं का न केवल वोट बैंक बढ़ा है, बल्कि उनका टर्नआउट फैक्टर मर्दों से भी ज्यादा हो गया। और 2019 का मैंडेट तो उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में नरेंद्र मोदी को वो मैंडेट जो मिला, उसमें सबसे बड़ी भूमिका महिला मतदाताओं की थी। और आज भी अगर आप देखेंगे तो जो कुछ भी सोशल वेलफेयर की स्कीम्स के तहत जो कुछ भी सरकार ने किया है, अगर उनको वोट मिला तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका महिला मतदाताओं की होगी और युवा मतदाताओं की होगी। युवा मतदाताओं के लिए बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, जिसके ऊपर हम बिहार के विधानसभा चुनाव में देख चुके हैं कि जब मुद्दा बन जाता है तो एनडीए को नाको चने चबाने पड़ गए थे। अब इस मुद्दे को किस तरीके से आगे के लिए प्रधानमंत्री मोदी अपने कैंपेन से दिखाते हैं, कैसे उसको टैकल करते हैं, और अपने ऊपर जो उनका मतदाताओं का खुद उनके ऊपर व्यक्तिगत जो भरोसा है, वो इस राज्य सरकार से जो भी कम बेसी हुई, जो कमी हो गई, जो दिक्कतें हैं, उसको अपनी व्यक्तिगत छवि से कैसे वो पाटते हैं, ये एक सवाल है। यही एक अगले 2 महीने का अपने पास में देखने लायक मुद्दा होगा और ट्रैकर में आने लायक आंकड़े होंगे देखने के लिए कि क्या उसका असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। जी, निश्चित रूप से अभी अगले 3 महीने में बहुत कुछ साफ होगा और कुछ ऊपर ऊंच नीच भी हो सकती है, कुछ घटनाएं भी ऐसी अगर होती है जिसकी वजह से कुछ अदल बदल हो सकता है, तो संभावनाएं बहुत सारी हैं। और राजनीति में संभावनाओं का खेल, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हफ्ते भर पहले भी बहुत कुछ, मतदान के पहले बहुत कुछ हो सकता है और हो जाता रहा है। बहुत बहुत आभार नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए और उसके इनसाइट को समझाने के लिए। हम आपसे लगातार बातचीत करते रहेंगे। पुनः आपका आभार। बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू सर।